आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10 साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन का टॉपिक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह टॉपिक बोर्ड परीक्षाओं में आता है। यह इंटर की केमिस्ट्री में भी है, लेकिन वहाँ के बच्चे भी नहीं समझ पाते। चलिए मैं आपको इस टॉपिक को बहुत ही सरलतापूर्वक समझा देता हूँ। यह टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आपको बताते हैं कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं। तो ऑक्सीकरण वह क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ते हैं या इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हमने, जैसे जिंक है, यह जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यह निकाल देगा। जिंक, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है जिंक का, यह 30 होता है। इसके कोष में, अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 8, 18 और 2। इसके अंतिम कोष में 8, 2, 10, 28, 2, 30। इसके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, यह 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो यह जेड 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकाल गया, इसलिए जेड पर +2 चार्ज आया। तो यह जो अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। या जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं, तो यह ऑक्सीजन का जुड़ना है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जुड़ गया, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। यहाँ मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन ग्रहण की, इसलिए मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ। तो यह अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, या ऑक्सीजन का ग्रहण हो, ऑक्सीजन का ग्रहण हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। इसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया वह क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन निकलती है, या अर्थात अपचयन में ऑक्सीजन निकलेगा, या तो हाइड्रोजन का क्या होगा, योग होगा, हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जैसे Cu+H2, यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला है, तो यह कैसी अभिक्रिया है, यह अपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, तो यह कैसी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। या इस कॉपर पर +2 चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या अभिक्रिया है, यह अपचयन अभिक्रिया। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, याद रखने का तरीका है कि OIL, ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑक्सीडेशन इज लॉस, अर्थात इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो वह कौन सी क्रिया, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहाँ लिखा दूसरा टिक बने RIG, रिडक्शन इज गेन, अर्थात अपचयन अभिक्रिया में होगा कि इलेक्ट्रॉनों का गेन होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो वह होगा अपचयन अभिक्रिया। मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया जो होते हैं वे दोनों अलग अलग नहीं होते, बल्कि साथ साथ होते हैं, अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, आप इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, केमिकल रिएक्शन से क्या होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया से तात्पर्य ऐसी अभिक्रियाओं से होता है जिसमें 2 तत्व या 2 यौगिक संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होकर नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से तात्पर्य होता है कि जो अभिकारक, इधर का जो बायां पोर्शन होता है उसको अभिकारक कहते हैं, और इधर उत्पाद होता है, यह है अभिकारक, और इधर उत्पाद है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने से तात्पर्य यह होता है, यह देखना होता है कि अब अभिकारक में जितने परमाणु हैं और उत्पाद में जितने परमाणु हैं, क्या उनकी संख्या बराबर है। तो अगर बराबर नहीं, तो इसके लिए हम दोनों पक्षों में उन संख्याओं को देख कर ये देखते हैं कि क्या गुणा करने पर उन संख्याओं से इधर जितने परमाणु, इधर जितने परमाणु, दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर मैं इधर 3 का गुणा कर दूं, ये 3Fe हो जाएगा, और प्लस अगर इसमें 4 का कर दूं, 4H2O हो जाएगा, तो ये है Fe3O4 + H2। अब इधर
एक Fe इधर 3 Fe, तो इधर 3 Fe इधर 3 Fe बराबर हो गया, इधर H2 4 थे 4 दूनी 8 H2 है, इधर 2 इधर 4 का गुणा कर दूँ इधर, अब ये बराबर हो गया। ऑक्सीजन की संख्या 4 है, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 4। देखना होता है जैसे दोनों तरफ Fe लेफ्ट और राइट दोनों में, इधर भी 3 Fe है, इधर भी 3 Fe है। H2 यानी हाइड्रोजन कितना है 4 दूनी 8 इधर है, 4 दूनी 8 इधर भी हाइड्रोजन 8 ही है। और इधर ऑक्सीजन 4 ठे है, इधर भी ऑक्सीजन 4 ही है, तो दोनों पक्षों में उनकी संख्या बराबर है। अतः यह समीकरण संतुलित समीकरण है। आप इसके समीकरण को संतुलित करने के कुछ नियम होते हैं, तो आप उस तरीके से इसको संतुलित कर सकते हैं और थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना है और समीकरण को संतुलित कर लेना है। हमारा जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। तो साधारणतः जब हम लोग छोटी कक्षाओं में होते थे या छोटे बच्चे होते तो उनको बताते हैं अम्ल, तो बताते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हुए अम्ल होते, जैसे नींबू है, सिरका है, ये सब जो भी खट्टे फल हैं, आंवला है, वो अम्ल होते हैं। और जिनका स्वाद तीव्र होता है वे क्षार होते हैं। और लवण क्या है, जो खाने में नमक के जैसा अनुभव हो वह लवण होता है। लेकिन अब क्लास 10th में ये परिभाषा तो नहीं चलेगी अब, लेकिन क्लास 10th की दूसरी परिभाषा है कि अम्ल या क्षार या लवण क्या होते हैं। तो अम्ल वे आर्हेनियस के सिद्धांतानुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे अम्ल होते हैं। जैसे हमने लिखा कि जो H आयन देता है साल्ट में, जैसे HCl, H2SO4, CH3COOH, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और CH3COOH, CH3COOH यह एसिटिक अम्ल है। इसका स्वाद सिरके के जैसा होता है। एसिटिक अम्ल, जो सिरका खाया होगा उसका जो स्वाद है वो एकदम यही है। इसको सिरका का सूत्र भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल। तो यह जो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक सांद्र होता है और एक तनु अम्ल होता है। जो सांद्र उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं, और जो तनु होता है वह डाइल्यूट होता है। जो सांद्र होते हैं वे अधिक अपक्रियाशील होते हैं, जो तनु होते हैं बहुत कम अपक्रियाशील होते हैं। जिन अम्लों को हम लोग खाते हैं वो तनु अम्ल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा HCl, तो यह चायन देगा और Cl आयन देगा, तो यह चायन दिया इसलिए यह क्या है, अम्ल है। ऐसे अन्य भी हैं। अगला है क्षार। तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो जो OH आयन हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है उसे क्षार कहते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब क्षार है। एग्जाम्पल जैसे NaOH, तो Na प्लस और OH माइनस, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन दिया इसलिए क्षार है। अगला है साल्ट या लवण किसे कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है उदासीनीकरण अपक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीन यानी अम्ल और क्षार मिल जब जाएंगे तो एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। तो अम्ल और क्षार के संयोग से जो बनता है वह लवण होता है, और इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। तो अम्ल और क्षार, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह अम्ल है, NaOH यह क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे बना NaCl और जल हो गया, यानी कि लवण बना उसमें क्या है, जल। जैसे अगर थोड़ी सी मात्रा नमक कहीं आप रख देते हैं तो कुछ घंटों बाद या सुबह देखेंगे उस नमक में छोटे छोटे जल के अणु भी दिखाई देंगे, यानी जो NaCl साल्ट है नमक, उसमें जल के अणु भी होते हैं। जैसे NaCl, जैसे NaHCO3, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का सूत्र। जो सोडा हम लोग खाते हैं उस सोडे का सूत्र है यह बेकिंग सोडा। और एक है Na2CO3, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, यह वॉशिंग सोडा है, यानी कपड़ा धोने वाला सोडा होता है। तो अब इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं संक्षिप्त में। pH क्या होता है, pH मान, इस पर आधारित आंशिक प्रश्न भी आते हैं, और pH वैल्यू क्या है या pH मान क्या है ये भी पूछता है। तो pH, P मतलब पावर है, H मतलब हाइड्रोजन है, अर्थात हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता का निर्धारण होता है वह pH मान से ही होता है। तो कह रहे हैं कि किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति बताने वाला मान pH कहलाता
है पीएच, विलयन में उपस्थित एच आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, विलयन में उपस्थित एच आयन की ऋणात्मक सांद्रता का लघुगणक क्या कहलाता है? पीएच। अर्थात फार्मूला है पीएच इक्वल माइनस log एच आयन, यह फार्मूला है। यदि पीएच वैल्यू पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक की वैल्यू होती है, एक स्केल होता है उसको कहते हैं पीएच स्केल। इस स्केल पर 0 से लेकर 14 तक की वैल्यू दर्शाई गई होती है और इस मध्य में होता है 7। यदि pH मान 7 है, 7 है, तो वह जो होगा, जो भी पदार्थ होगा वह उदासीन होगा, अर्थात उसका स्वाद न खट्टा होगा न तीक्ष्ण होगा, न वह अम्ल होगा न क्षार। जैसे पानी, जैसे अगर pH वैल्यू 7 है तो जैसे आप कह सकते हैं जल, जल खट्टा होता है, तीक्ष्ण होता नहीं। अगर pH वैल्यू का मान 7 से कम है, pH वैल्यू का मान 7 से कम है, तब वह होगा अम्ल, और pH वैल्यू का मान 7 से ज़्यादा है तो वह होगा क्षार, उसकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति होगी। यह है pH स्केल, यह फार्मूला है। इस फार्मूले पर आधारित कुछ छोटे आंकिक प्रश्न भी आते हैं। pH इक्वल माइनस log एच आयन, ठीक इसी प्रकार से POH भी होता है। इसी प्रकार से POH होता है विलयन में उपस्थित हाइड्रा ऑक्साइड की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक। फार्मूला है POH इक्वल माइनस log OH आयन। pH और POH में एक रिलेशन संबंध होता है, pH प्लस POH इक्वल होता है 14। यदि pH वैल्यू दिया है, POH निकाल सकते हैं आसानी से। इस pH का उपयोग क्या है? इसका उपयोग है पेट की अम्लता को जांचने में। हमारा जो पेट है उसकी अम्लता घटी बढ़ी है क्योंकि इससे संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, उसको जांचने में। दांतों की सड़न समझने में, दांतों में कभी मुंह के अंदर समस्या होती है, दांतों में सड़न पैदा हो गई है तो उसको समझने में इसकी जांच होती है। मिट्टी की गुणवत्ता जांचने में कि यह मिट्टी उपजाऊ है, अनुपजाऊ मिट्टी क्यों है, यह इसकी अम्लता तो नहीं बढ़ी हुई, उसको भी जांचने में करते हैं। जल प्रदूषण में भी करते हैं, अगर प्रदूषित जल उसकी अम्लता कम या अधिक हो सकती है। और इसके अलावा दवाइयों और उद्योगों में भी इस pH का उपयोग किया जाता है।